हेलो एवरीवन और भारत की जनसंख्या की इस खास मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। आज हम बात करेंगे भारत के डेमोग्राफिक डायनामिक्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े आखिर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। अब इस विषय की गहराई को समझने के लिए जरा एक पल के लिए इस फैक्ट पर गौर कीजिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी आबादी 121 करोड़ यानी 1.21 बिलियन थी। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप पूरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी को मिला भी देना तो भी हम उनसे आगे हैं। ये महज एक नंबर नहीं है, ये वो विशाल पैमाना है जिस पर हमें अपने संसाधनों और भूगोल को समझना होगा। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? हमारा सिलेबस एकदम स्ट्रक्चर्ड रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सेंसस और कुछ बेसिक डेफिनेशन से। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स, जमीन पर पड़ने वाले दबाव का आकलन, ग्रोथ के अलग अलग फेजेस और आखिर में जानेंगे कि इस असमान वितरण के पीछे असली कारण क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जनगणना और कुछ जरूरी परिभाषाएं। देखिए, भारत में जनगणना या सेंसस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस रातों रात शुरू हो गई। 1872 में पहली बार आंशिक जनगणना हुई थी और फिर 1881 में जाकर पहली कंप्लीट जनगणना पूरी हुई। हर 10 साल में होने वाला ये सेंसस हमारे डेमोग्राफिक एनालिसिस का बिल्कुल बेस है। ये हमें बताता है कि पिछले 100 सालों में क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं, जैसे 2011 में 121 करोड़ का आंकड़ा छूना। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से ये सारे साल आपके लिए हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हैं, ये आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए। अब एक और कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो हम सिर्फ लोगों की गिनती नहीं कर रहे होते। हम देखते हैं कि दो अलग अलग समय के बीच किसी खास इलाके में लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आया है। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला है नेचुरल ग्रोथ, जो जन्म और मृत्यु दर से तय होता है, और दूसरा है इंड्यूस्ड ग्रोथ यानी माइग्रेशन या प्रवास। हालांकि एग्जाम्स में अक्सर फोकस सिर्फ नेचुरल ग्रोथ पर रहता है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट को दोनों का फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। अब इस डॉट मैप पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ हर एक सिंगल डॉट का मतलब है पूरे 2 लाख लोग। क्या आप देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है? कुछ खास इलाकों में ये डॉट्स इतने घने हैं कि पूरा हिस्सा डार्क दिख रहा है, जबकि बाकी इलाके बिल्कुल खाली से लग रहे हैं। ये अत्यधिक असमान स्थानिक वितरण का एक परफेक्ट उदाहरण है। मैप बेस्ड सवालों के लिए ये समझना बहुत क्रूशल है। ये कंट्रास्ट तो बिल्कुल साफ है ना? उत्तर के मैदानी और डेल्टा इलाकों में एकदम सघन बस्तियां हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन वहीं अगर आप दक्षिण या मध्य भारत के अंदरूनी हिस्सों में जाएं या फिर हिमालय के इलाकों को देखें तो वहां आबादी बहुत विरल या मीडियम ही मिलेगी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स और क्लाइमेट का सीधा रिजल्ट है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। अगर हम राज्यों को उनके साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से बांटें तो एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट सामने आता है। जमीन बड़े होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां लोग भी ज्यादा होंगे। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को देखिए। एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी कुल देश की आबादी का सिर्फ 1% के आसपास। वहीं दूसरी तरफ यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जो साइज में भी विशाल हैं और आबादी में भी। ऐसे सिर्फ 6 राज्य मिलकर ही देश की 76% आबादी कवर कर लेते हैं। और फिर आते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य, जिनका एरिया तो छोटा है लेकिन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, भूमि पर दबाव का आकलन। देखिए, जमीन पर असल दबाव कितना है ये समझने के लिए सिर्फ टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देना काफी नहीं है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है। एडवांस्ड एनालिसिस के लिए हमें फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल डेंसिटी जैसे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पैमाने हमें बताते हैं कि हमारी कुल कृषि योग्य जमीन पर इंसानों का अनुपात क्या है। इससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारी बढ़ती आबादी हमारे सीमित खेती के संसाधनों पर कितना भयानक दबाव डाल रही है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, जनसांख्यिकीय वृद्धि की अवस्थाएं। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा एक जैसी स्पीड से ऊपर नहीं गई है। इसके 4 अलग अलग फेजेस रहे हैं। 1901 में हमारी बेस पॉपुलेशन सिर्फ 238 मिलियन थी।
फिर आता है 1921 का साल। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस दशक में ग्रोथ रेट -0.31% रही थी। इसके बाद 1951 तक थोड़ी स्थिर ग्रोथ रही, जो लगभग 13% थी। लेकिन फिर 1961 आते आते बूम, सीधा 21.51% की विस्फोटक ग्रोथ। तो ग्रोथ हमेशा एक सीधी लाइन नहीं रही है। अब इन दोनों एक्सट्रीम्स को कंपेयर करके सोचे। 1901 से 1921 तक आबादी जैसे रुक सी गई थी, क्योंकि उस वक्त महामारियां थी और हेल्थ केयर बहुत खराब था। लेकिन 1951 के बाद जो विस्फोट हुआ, वो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट था। डेथ रेट तो अचानक से बहुत गिर गई, लेकिन बर्थ रेट वैसी की वैसी हाई बनी रही, और इसी ने इस भयंकर ग्रोथ को जन्म दिया। और अब हम पहुंच गए हम अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, असमान वितरण के कारक। तो आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पहाड़, नदियां, पानी और क्लाइमेट तो एक बेस बनाते ही हैं, लेकिन जो चीजें गेम बदलती हैं वो हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे राजस्थान को ही ले लीजिए, वहां सिंचाई के विकास ने सूखे इलाकों को भी रहने लायक बना दिया। झारखंड में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की वजह से लोगों का माइग्रेशन हुआ, और साउथ के पेनिनसुलर राज्यों में तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ने खाली पड़े इलाकों को भी अच्छी खासी आबादी वाले सेंटर्स में बदल दिया। और आखिर में जरा इस लेबर कंपोजिशन के डेटा को देखिए। ये हमारे सामाजिक आर्थिक हालात की असली तस्वीर दिखाता है। हमारी 54.6% वर्कफोर्स आज भी प्राइमरी सेक्टर यानी खेती बाड़ी पर टिकी हुई है। सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ 3.8% पर है, और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर 41.6% पर। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कौन सा है? वो ये है कि हमारी लगभग 60% आबादी नॉन वर्किंग डिपेंडेंट्स की है, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग एक बहुत छोटे से काम करने वाले वर्ग पर निर्भर है। तो इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपके सोचने के लिए एक बहुत ही तगड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या इतनी विशाल आबादी होना हमारे सीमित संसाधनों पर सिर्फ एक बोझ है, या फिर क्या हम इसे भविष्य के विकास के लिए एक डेमोग्राफिक एसेट यानी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देख सकते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एनालिटिकल सवाल आपके एग्जाम्स में आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। सीखते रहिए और एनालिसिस करते रहिए।